ठीक है, बाकी वो लोग कहाँ हैं दोनों, उसको ठीक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करें। टेस्ट का रिजल्ट कैसे देखा देखा आप लोग ने, कैसा रहा? ठीक है, कम आया है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्या? अच्छा, चलिए कोई बायो से कौन टॉप की है? सजना टॉप किया। अच्छा, अब मैथ से चलिए एक कॉपी लाइए, कॉपी पेन ले आइए, दे देते हैं टॉपर को। नेक्स्ट टेस्ट जल्दी ही है, ज्यादा दिन नहीं है, कितना 20 को है ना? हाँ तो बस उसके लिए तैयारी कीजिए। चलिए तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और एक पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। इस बार थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, हल्का, ठीक है, धीरे धीरे लेवल हाई होगा। उसके बाद फिर आपका पूरा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, एक सेक्शन तो मैकेनिक्स हो गया। हाँ हाँ, जहां तक पढ़ा दिए हैं सब आएगा, जहां तक पढ़ा दिए हैं क्वेश्चन हम लोग ही बनाते हैं। जहां तक पढ़ाए हैं पूरा डिफरेंशिएशन तो खत्म ही हो गया, इंटीग्रेशन में आ गए हैं तो पूरा डिफरेंशिएशन आएगा। आ जाओ। हाँ ग्राफ भी आएगा, और उसके लिए सीट मिला है ना 2 पेज का, उसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे क्या देगा कि एक लाइन दे के ड्रॉ कर देगा, एक्स वाई ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ कर देगा, बोलेगा इसका स्लोप निकालिए, 2 पॉइंट्स बता दिया जाएगा, स्लोप निकालना है, उस 4 ऑप्शन में रहेगा वो। ठीक है, उसका मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और समय बहुत कम है, अच्छे से मेहनत करना है। अब आप समझिए नेक्स्ट टेस्ट आपका कब है? 20 को है, तो आज हो गया 9 तारीख, 9 तारीख हो गया ना, तो 10-11 दिन बचा है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करके देना है। समझ गए? और अच्छे से तैयारी करना है। ये छोटा छोटा टेस्ट जो है वो आपको आगे हेल्प करेगा, और यही जो छोटा छोटा टेस्ट है ना, ये कंबाइंड होकर के जब आपका एक सेक्शन होगा, उस सेक्शन में इसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आइए, तो बायो में टॉपर कौन है? सजना है ना? चलिए एक ताली बजा दीजिए उसके लिए, सब खड़े हो जाइए, आ जाओ। ठीक से, और हो गया, ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं, लीजिए। ठीक है, छोटा सा है। चलिए मैथ्स में आ जाइए। लीजिए, वेल डन। चलिए अगला टेस्ट में भी अच्छा करिए, उम्मीद है फिर एक कॉपी मिल जाए, और ऐसा करिए कि फिर कॉपी खरीदने की जरूरत ही ना पड़े आपको, पूरे 2 साल यहाँ। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम होमवर्क किए थे हम लोग, तो होमवर्क में क्वेश्चन करते हैं। क्या था क्वेश्चन? लास्ट 2 क्वेश्चन था ना। पहला क्वेश्चन बोलिए, y इज इक्वल टू -5/2, और कुछ था इसके साथ? ठीक है, तो एक y बराबर x टू -5/2, हमें पता करना है इंटीग्रेशन i बराबर y dx। ठीक है, और ये यहां पर लिमिटिंग वैल्यू है नहीं, इसलिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू y का वैल्यू पुट करेंगे x टू द पावर -5/2,
और dx, ऑपरेटर कौन है dx, और यहां भी x का ही टर्म आ गया, तो यहां पर भी x का ही टर्म है और यहां ऑपरेटर कौन है dx। तो अब हमको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमारा यहां नहीं हो सकता था क्योंकि यहां पर y था और ऑपरेटर x था, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते थे, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx में जो y बराबर मान लीजिए x पे पावर 5 होता था, तो हम क्या लिखते थे, d अपॉन dx x टू दी पावर 5। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते थे, यहां नहीं कर सकते क्योंकि y है, y को x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे जब तक, कब तक नहीं करेंगे, जब तक y का x के वैल्यू में टर्म ना आ जाए, x के टर्म में वैल्यू ना आ जाए। तो कुछ रिलेशन आया, उसी तरह यहां पर भी है, तो यहां पर भी हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि y का x के साथ जो रिलेशन है वो ना रखें, अदरवाइज ये कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। तो कांस्टेंट ट्रीट होगा तो वो बाहर हो जाएगा। तो यहां पर अभी हम लोग के पास जो पावर है x पे पावर माइनस 5/2 है, इंटीग्रेशन में क्या होता है n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो x टू दी पावर माइनस 5/2 प्लस 1, डिवीजन में माइनस 5/2 प्लस 1 प्लस c, तो इक्वल टू यहां पर क्या होगा, ये कितना होगा 2/5, मतलब 5/2 मतलब 2.5 वैल्यू होगा, उसमें से -1 करेंगे, क्योंकि ये -2 है, -2.5 प्लस 1 तो कितना होगा 1.5 माइनस में, तो यहां लिख सकते हैं ना x टू दी पावर -3/2, और डिवीजन में भी इतना ही आ जाएगा -3/2 प्लस c, और यहां का फाइनल वैल्यू ये ऊपर जाएगा तो -2/3 x टू दी पावर -3/2, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को एक और तरीके से थोड़ा आगे बढ़ा कर लिखें तो i इज इक्वल टू -3/2, और यहां पर देखिए यहां लिख सकते हैं 1 अपॉन x रूट x, ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस c। आया है सबका, ठीक है, कोई इशू नहीं, यहां तक भी छोड़ दिए तो ठीक है, लेकिन यदि ऑप्शन में आपको यह दिया है तब लाना पड़ेगा, तब आप यहां नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि कौन आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू 1/3, ठीक। तो यहां पर n का वैल्यू कितना है, n बराबर -1/3 हो गया। हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y का वैल्यू कितना है x टू द पावर 1/3 और dx, तो यहां i इज इक्वल टू, अब यहां ऐड करना है, तो x पर पावर -1/3 प्लस 1, डिवीजन में -1/3 प्लस 1, ठीक है, प्लस c रहेगा। तो अब हमारे पास फाइनल वैल्यू कितना आ गया, i इज इक्वल टू, यहां पर इसको 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 तो कितना हो गया -2/3 होगा, डिवीजन में फिर वही हो जाएगा -2/3, तो ये i इज इक्वल टू 3/2 माइनस में x टू दी पावर, या फिर ऐसे कर दे 1 अपॉन x टू दी पावर 2/3, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस c, कहां पर, अच्छा यहां पर, अच्छा 3 माइनस 1, हाँ 2 होगा, प्लस होगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा, तो ये आ जाएगा x टू दी पावर 2/3, ये आंसर होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनाया उतार सॉल्व कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लीजिए, किन्हीं को डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। जिनका सॉल्व हो गया करिए तो क्वेश्चन।
क्या नाम है आपका? सनी कुमार, पहला दिन है आपका? ठीक है। यूट्यूब चैनल देखे हैं हम लोग का? उसके जो स्टार्टिंग लेक्चर्स है पहले करना है, उसका नोट्स बनाना है और हम लोग से टाइम ले लेना है, ठीक है? और कई बच्चे एब्सेंट रहे। बॉयज में कोई एब्सेंट भी है क्या? कौन? अच्छा, कहाँ वो एब्सेंट नहीं रहता? क्या हुआ, कोई दिक्कत हो, कुछ बात हुआ तुम्हारा उससे? शादी में आओ हो, अभी तो उसको सब कुछ पीला पीला नजर आ रहा होगा, लड्डू भी पीला नजर आ रहा होगा, दूल्हे का चेहरा भी पीला नजर आ रहा होगा, सब पीला नजर आ रहा होगा। और यहाँ जब आएगा 3-4 दिन के बाद तो बोर्ड पीला नजर आएगा। गर्ल्स में खुशी नहीं आई है? खुशी नहीं आई है ना आज? चलिए सॉल्व कीजिए इसको, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट करते हैं, बनाए लोगों ने, आप लोग बनाए? चलिए देख लीजिए, चेक कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना है, 3√x dx। ऑब्वियसली 3 है कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ऐसा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो 3 इंटीग्रेशन रूट एक्स dx रखेंगे। अब हमको इसका ऑपरेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, अब हम कर सकते हैं इसको। तो i इज इक्वल टू 3 और रूट एक्स पे पावर क्या ले सकते हैं, 1/2 dx। अब इसमें हमको ऐड करना है 1, तो 3 x टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई
1/2 प्लस 1 प्लस सी होगा। तो यहां 3 और यहां पर x टू द पावर कितना आ जाएगा 3/2 डिवीजन में, यहां भी 3/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3 इंटू 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये कैंसिल हुआ, बचा कितना 2x टू द पावर 3/2 प्लस सी, ये आएगा वैल्यू। ठीक है, आइए सेकंड में आते हैं हम लोग। सेकंड नंबर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x dx। अब इसको ऊपर लेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर -1/2 dx होगा। तो यहां n का वैल्यू कितना है -1/2, इसमें ऐड करेंगे 1 तो हाफ माइनस हाफ में 1 ऐड होगा तो प्लस हाफ होगा। तो यहां i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करने के बाद x टू द पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया x टू द पावर 1/2 डिवीजन में, ये भी कितना होगा 1/2 होगा प्लस c। तो i इज इक्वल टू 2√x प्लस c। एक ये स्टैंडर्ड ये रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है। 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2√x होता है। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, यूज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड में तो i इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखें तो x टू द पावर -1/3 dx। तो यहां पर -1/3 तो यहां लिखेंगे x पे पावर -1/3 प्लस 1 बाई -1/3 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू, अब यहां क्या होगा 3 प्लस 3 माइनस 1, फिर से वही बात कितना आ जाएगा ये -2/3 यही होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी, बार बार वही गलती हो रही है, +2/3 डिवीजन में भी +2/3 होगा। तो फाइनली 3x टू द पावर 2/3/2 यही i का वैल्यू होगा प्लस c। राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट रूल में चल रहे हैं हम लोग। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, क्लियर है, ऐसा ही सिंपल रहेगा। ठीक है, फिजिक्स में डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब नया रूल, सेकंड रूल जो कहता है, जैसे वहां डिफरेंशिएशन में हमने कितने रूल पढ़े थे, एक था x टू द पावर n का, जिसका वैल्यू डिफरेंशिएट करने पर n x टू द पावर n माइनस 1 होता था। फिर हमने नेक्स्ट रूल पढ़ा था साइन का, साइन ax प्लस b का, उसको डिफरेंशिएट करते थे तो cos ax प्लस b इंटू a आता था। उसका थर्ड था कॉस का। इस तरह से इसमें भी 4-5 रूल हैं, उसको फॉलो करेंगे। आइए हो गया, हटा दे इसे, लिख लिए। अब कौन आ गया भाई, खोलो तो, गेट खोलो तो, कौन? वाह, गिफ्ट लिए चल दिए, क्या मतलब? ओहो, सबको शादी में ही जाना है। आप लोग में किसी और को भी जाना है शादी उदी में? तुमको भी जाना है? एक हम ही फालतू हैं, नहीं जाना है? हाँ ठीक है, चलिए तब ऐसा पता चला अगला दिन कोई नहीं आया, हम ही पढ़ा रहे हैं।
वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कल परसों ट्राई किए थे, कल परसों से ट्राई कर दे। तो लाइव क्लास मतलब आप लोग ऑनलाइन ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लिए, फिर लाइव क्लास क्यों जा रहे हैं? अच्छा तो सब लोग नहीं रहेंगे तब ना, कैसे करें? कि यहाँ से शादी में निकल भागे जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, वहां बैठा अब लाइव क्लास करेंगे। हम तो कर देंगे, हम यहाँ से लाइव कर देंगे, लैपटॉप लाएंगे यहाँ से लाइव कर देंगे। आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे वो देखिए। आइए और याद रखिएगा फिर नेक्स्ट टेस्ट भी अभी है 20 तारीख को, ठीक है? चलिए इफ y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहां पर y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, ऐसा आपने पहले भी दिखा था डिफरेंशिएशन में ही, उसी से रिलेटेड है, जस्ट उसका उल्टा है और कुछ नहीं। ये भी बहुत सिंपल है। तो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, तो यहां पर ये लिख सकते हैं वेयर a कॉमा b आर कांस्टेंट। क्या है? तो कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज करेगा नहीं, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमें पता करना है इंटीग्रेशन किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, dx में, जहां y क्या है, साइन ax प्लस बी। आप इसको देख के कह सकते हैं ना कि y इज फंक्शन ऑफ x, कह सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर x का वैल्यू चेंज करेगा तो हमारा साइन चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग y चेंज करेगा, ठीक है? तो यहां पर y dx, तो i इज इक्वल टू यहां y का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग साइन ax प्लस बी और ऑपरेट करना है dx को, तो वही चीज हो गया। ये पूरा का पूरा x के टर्म में है और ऑपरेटर भी हमारा x है, तो अब ऑपरेशन हो सकता है। तो अब ऑपरेट करके जो वैल्यू आएगा साइन का माइनस कॉस ax प्लस बी हो जाएगा। और ये जो टर्म है, ये टर्म को हम अलग से डिफरेंशिएट करते थे, तो इसमें क्या करेंगे, डिवीजन में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिवीजन में डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे, d अपॉन डी एक्स करेंगे क्या, ax प्लस बी, वही चीज यहां पर रहेगा। ऐसा करके आपको दिखेगा नहीं, आपको खुद करके निकालना होगा। और यहां चूंकि इनडिफिनिट है इसलिए प्लस सी हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू, इसका तो सीधा माइनस कॉस ax प्लस बी हो गया, और इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a इंटू 1 प्लस 0 प्लस सी, तो फाइनली i इज इक्वल टू माइनस कॉस ax प्लस बी डिवीजन में a प्लस सी। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा किसका, इस वाले का। इस तरह से, जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, देखिए एग्जाम्पल में हम मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू साइन 5x माइनस 1 ऐसा दे देगा। आपको पता करना है क्या, इंटीग्रेशन i y dx, तो i इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है, साइन 5x माइनस 1 dx। तो यहां i इज इक्वल टू डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस 5x माइनस 1 डिवीजन में 5 प्लस सी, ठीक। और यदि सिंपल दिया रहे, मान लीजिए आपको सीधे सीधे कह रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, सिंपल। तो यहां पर a कितना है, यहां पर a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 0, सिंपल। यदि 2x रहता तो a 2 होता, b 0 होता। तो यहां पर इसका सिंपल इंटीग्रेशन i बराबर माइनस कॉस x हो गया प्लस c, और कुछ नहीं, क्योंकि a कितना है 1, तो डिवीजन में 1 भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स के लिए। अब हम लोग रूल 3 की बात करते हैं, रूल 3, जिसमें इफ y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी रहेगा, तो यहां साइन था, यहां पर कॉस हो गया। यहां भी हम लिखेंगे वेयर a कॉमा बी आर कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हम लोग वो टर्म बाहर करेंगे, सेम वही चीज,
तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स निकालना है हमको। तो आई इज इक्वल टू वाई है कितना, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो यहां पर कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहां डिवीजन में फिर वही काम, ए एक्स प्लस बी का प्लस सी। तो फाइनल रिजल्ट यहां भी वही आएगा, बस अंतर होगा किसमें, आई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी और यहां डिवीजन ए प्लस सी। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये रूल थर्ड के थ्रू हो गया, जिसमें हमने y बराबर कितना माना है, cos ax प्लस बी। रूल सेकंड में हमने y बराबर क्या मान लिया, इसको लिखिए फिर इस पे एग्जांपल करते हैं हम लोग। धोनी समझ में आ रहा है, डाउट हो तो पूछ लीजिए। कहां पर बोलो, ये जैसे y बराबर क्या है, साइन एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो हमको इंटीग्रेशन y dx करना है, तो y का वैल्यू हमको पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ x, तो हमको यहां जो भी रखना है वो x का टर्म में रखना है। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर x के टर्म में है। यदि यहाँ टाइम के टर्म में होता तो हमको यहाँ से कहीं से भी घुमाकर x के t के टर्म में लाना होता। यहाँ dt होता तो y को t के टर्म में लाना होता, उसको लाते। तो अभी क्या आ गया हमारे पास, साइन एक्स प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो लॉ क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है, कि रूल क्या कहता है कि साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कॉस एक्स प्लस बी होगा। अब ये क्यों होगा, ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैथ वाले सर बताएंगे आपको डिटेल में अच्छे से। माइनस कॉस एक्स प्लस बी हो गया। अब उसमें से जो पार्ट ये बचा, जो ब्रैकेट वाला पार्ट बचा उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो उसको नीचे डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो यहाँ ए एक्स प्लस बी, बी तो कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन a के साथ x है तो a इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां पर a इंटू 1 हो गया प्लस 0। डिफ्रेंशिएशन पार्ट क्लियर है, नहीं, इसलिए इंटीग्रेशन दिक्कत करेगा, वही कहेंगे, तभी तो दिक्कत हो रहा है। इंटीग्रेशन समझने के लिए पहले डिफ्रेंशिएशन समझना पड़ेगा। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, क्यों नहीं देख रहे आप लोग, तो पहले क्लास किए थे। क्या बात कर रहे हो, तुम बोलो क्या बोल रहे हो, क्या कहां पर डी, ये डिफरेंशिएट करना है, ये वाला टर्म को डिफरेंशिएट करके यहां लिखना है। डिफरेंशिएशन में हम यहां इसको, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके बराबर इसके पैरेलल में लिखते थे, नॉमिनेटर में ही लिखते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में लिखना है हमको, ठीक है। सबसे पहले बैकलॉग जो लेक्चर्स हैं उसको कंप्लीट कीजिए, सबसे पहले कम से कम एक दिन में 2 लेक्चर कंप्लीट कीजिए फिजिक्स का, तब जाकर पीछे वाला सब चीज क्लियर होगा आप लोग का, ठीक है। पिछला क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं आएगा आगे।
हो गया? एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट, इफ y इज इक्वल टू cos 5x माइनस 2, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमें क्या पता करना है, इंटीग्रेशन y dx, तो I इज इक्वल टू cos 5x माइनस 2 dx, तो फाइनली I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं होगा, प्लस साइन 5x माइनस 2 डिवीजन में ये कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस c, डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग इसको। मान लीजिए y इज इक्वल टू कॉस 2/3x, ठीक है, और माइनस 5 दिया हुआ है, 5 कांस्टेंट है, आप मान के चल सकते हैं वेयर वेयर 5 कांस्टेंट है। ये आपको हेल्प कब करेगा, ये ऐसा टर्म आपको मिलेगा जब एसएचएम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें आपको साइन का भी इस तरह का कुछ टर्म मिलेगा और कॉस में भी ये सब टर्म मिलेगा, फाई का भी वैल्यू उसमें मिलेगा, उसका मीनिंग क्या होगा उसमें हम लोग समझेंगे। तो ये उसका डिफरेंशिएशन वगैरह हम लोग को करना होगा, ताकि पोजीशन वैक्टर सॉरी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर जो होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी वैक्टर मिलेगा। तो वहां पर y जो है वो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये टर्म यूज होगा वहां पर। तो यहां पर y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, अब आपसे पूछ रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की जगह पर cos कितना है 2/3 x माइनस 5, 5 कांस्टेंट है और 2/3 तो कांस्टेंट है ही, dx, तो यहां आ जाएगा साइन 2/3 x माइनस 5 डिवीजन में 2/3 होगा प्लस c, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, i इज इक्वल टू 3 साइन 2/3 x माइनस 5 डिवीजन में 2 प्लस c। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए। अगला रूल में आते हैं, हल्का रूल है, आगे खत्म ही हो जाएगा आज। चले, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू 1/x, हमें मालूम करना है y dx, तो बेसिकली i बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx होगा। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, x पे पावर -1, ठीक, और यदि x पे पावर -1 हुआ और इसमें +1 बाई -1 + 1 करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगा, समझिए 2 मिनट के लिए। यहां x पे पावर 0 तो होगा, समथिंग पावर 0 तो 1 हो गया, ठीक है, लेकिन यहां 0 हो जाएगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ln यूज करते हैं, मतलब याद कीजिए कि ln का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यदि आपके पास ऐसा सिचुएशन हो कि y सपोज ln x है, तो dy/dx क्या होगा,
क्या होगा, याद है? ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहां 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, आपको जो फिजिक्स में याद रखना है, समझना है कि 1/x का टर्म रहा, या मान लीजिए 1/x, मतलब ऑपरेटर कौन है यहाँ, x ही तो है, तो मान लीजिए 1/t और यहाँ dt रहा, मान लीजिए 1/v यहाँ dv रहा, 1/a यहाँ da रहा, मतलब यदि 1/a एक्सेलरेशन है तो यहाँ da होना चाहिए, यदि 1/v है तो यहाँ dv होना चाहिए, तो जो उसके टर्म में रहा तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा ln के टर्म में आएगा। समझ गए? और इसी में एक रूल है, और ये बेसिकली एक रूल ही है, रूल नंबर 4 कर लीजिए इसको, और रूल 5 में आइए। रूल 5, रूल 5 में क्या कहता है कि इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर mx, याद कीजिए था ये, क्या हुआ, y बराबर e टू द पावर mx, ऐसा था डिफरेंशिएशन के लिए। अब हमको क्या करना है, यहां इंटीग्रेट करना है, i बराबर y dx, तो i इज इक्वल टू y का वैल्यू e टू द पावर mx dx। अब यहां पर इंटीग्रेट करना है, तो एज इट इज y बराबर, याद कीजिए e टू द पावर i बराबर mx ही रहेगा, और डिवीजन में d अपॉन dx किसका, mx का, जैसे वहां पर करते थे, नॉमिनेटर में करते थे। तो यहां i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर mx डिवीजन में m प्लस c, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, और यहां लिख देते हैं वेयर m इज ए कांस्टेंट, m क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। डाउट है तो पूछिए। हो गया, लिख लीजिए सब लोग। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर n है, और आपको पता करना है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, तो y का वैल्यू पुट करेंगे ax प्लस बी का पावर n
dx, यदि इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, समझिए। तो इस पूरे के पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए x, कैपिटल X मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, इस पूरे पूरे टर्म को, क्योंकि x है इसमें। तो इस पूरे के पूरे टर्म का यदि इंटीग्रेट करेंगे, इसको कैपिटल X मानते हुए, ऐसे समझिए, इसको थोड़ा देर के लिए कैपिटल X मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में कैपिटल X टू द पावर n है dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n होगा प्लस c, और डिवीजन में d अपॉन dx, किसका, समझ पा रहे हैं। बेसिक कैपिटल X है, इसका मतलब ये नहीं कि ये x के टर्म में नहीं है, x के टर्म में ही ये वैल्यू है, तो तभी तो इंटीग्रेट करके x टू द पावर n की है, और उसके बाद x पे जो x है उसको डिफरेंशिएट भी तो करेंगे। यही चीज तो हम लोग साइन कॉस में भी कर रहे थे, सेम चीज। तो यहां पर थोड़ा देर के लिए ये समझिए, तो यहां पर वैल्यू कितना आ गया, ax प्लस बी पे पावर n डिवीजन में, और यहां पर एक चीज और भी तो रहेगा, n प्लस 1। क्लियर हुआ, इसका ऑपरेशन किए, इसको कैपिटल X मान करके, तो n प्लस 1 कर दिए बाई n प्लस 1, उसके बाद इस पोर्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, तो यहां पर n प्लस 1 आ गया, डिवीजन में n प्लस 1 आ गया, और ये वाला टर्म को डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, i इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 डिवीजन में a इंटू n प्लस 1 होगा। ये फाइनल रिजल्ट होगा। कैसे आया, समझ में आया, इसका ऑपरेशन किए, ऑपरेट किए, तो यहां पर x टू द पावर n है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होगा, अब फिर इस पोर्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो a सिर्फ बचेगा, उसको वहां लिख दिए, ठीक है। कंप्लीट कीजिए, राइट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए अब लोग हम आते हैं, हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन में। डिफरेंट इंटीग्रेशन यानी लिमिटिंग वैल्यू होगा यहां पर, क्या हुआ, भविष्य की ओर से चिंतित हो कि वर्तमान की ओर से, हाँ, या अतीत की ओर से, क्योंकि जब आप वर्तमान में भविष्य के बारे में सोचते हैं तो भविष्य वर्तमान बन जाता है ना, और वर्तमान को आप जी नहीं पाते, और भविष्य जब वर्तमान बन जाता है तो वर्तमान क्या बन जाता है, अतीत।
तो आप अफसोस करते हैं अतीत के बारे में। काल चक्र भवगीता में बताया गया है ये चीज। भवगीता पढ़े हैं, 13 साल पढ़े हैं। उसमें कुछ पूछना है तो पूछिएगा, बहुत विस्तार से बताएंगे। धर्म अधर्म क्या, ठीक से बोलो। हाँ बिल्कुल पढ़े होंगे, इसमें क्या, सही बात। मन में पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसा थोड़ी ना कि ब्राह्मणी सिर्फ भागवत गीता पढ़ सकते हैं। इसमें जाति विशेष कहां से आ गया? परंपरा। अब मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी भी पढ़ते थे, मेरी दादी पढ़ती थी। चलिए आइए देखिए, यहां पर डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब लिमिटिंग वैल्यू फिक्स होगा, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको हम करके दिखाएंगे अभी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिचुएशन क्या है, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, ध्यान दीजिए यहां पर, एंड फंक्शन इज वैरी फॉर a टू b, मतलब a से b के लिए हमको लेना है, मतलब वैरी कर रहा है a से b के लिए। तो यहां पर यदि इंटीग्रेशन i बराबर लेना है तो इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। अब यहां पर लोअर लिमिट कहलाएगा, ये a जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जहां से स्टार्ट होगा फंक्शन, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके समझिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ है कर्व, इसके अंदर का एरिया निकालना है हमको, तो एरिया निकालना है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप लिए, तो इस स्ट्रिप का थिकनेस कितना होगा dx, और यहां पर ये क्या होगा y, तो इसका एरिया क्या होगा dA। स्मॉल एलिमेंटल एरिया को dA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो dA बराबर क्या हो जाएगा y इंटू dx। अब हमको पूरा एरिया लेना है, इस पॉइंट को P कह रहे हैं, ये हो गया x2, और इस पॉइंट को हम O कह रहे हैं, और ये हो गया x1। तो पूरा का पूरा एरिया हमको लेना है। तो ये जीरो, ये एरिया जीरो कब होगा, जब यहां लोअर लिमिट जीरो, ये x1 होगा, लोअर लिमिट x1 होगा, यानी कि ये जो वेरिएशन है ये जब x1 से स्टार्ट होगा उस समय एरिया क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। x1 से स्टार्ट हो रहा है, x1 कितना है, जो भी जीरो है, x1 को जीरो मानते हैं क्योंकि इनिशियल पॉइंट पर है, ओरिजिन पर है। तो यहां पर x1 उस समय लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट पे जो हमको एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, और जब हम x2 जाएंगे तो जो टोटल एरिया मिलेगा उसको हम a कहेंगे। बात को समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? जो शुरुआत से मेरी कथाओं को सुने होंगे उनको आ रहा होगा, जो कथाएं मेरी नहीं सुने होंगे, बीच बीच में सुन रहे होंगे। सत्यनारायण भगवान की कथाएं सुने हैं आप लोग? नहीं? बस ये वेट करते हैं कि कब खत्म हो जाए। आइए तो सुनिए आप ध्यान से, यहाँ खत्म होने से नहीं होगा ना, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान कथा आपके एग्जाम में नहीं आता है, ये आएगा। प्रसादी मिल भी जाए लेकिन एक कथा तो समझना जरूरी है। आज प्रसाद मिला ना? चलिए आइए सुनिए, देखिए यहां पर छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप हम लोगों ने पहले भी लिया था ना, इंटीग्रेशन के टर्म में लिया था। तो ये छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप लिया था, उसका थिकनेस कितना आया था, dx आया था, हम लोग करके देखे थे उसको। और उसका ये y पॉइंट रखें, क्योंकि y एक्सिस पर है तो ये पॉइंट y हो गया उसका, और थिकनेस चूंकि x एक्सिस पे होगा तो यहाँ पर x एक्सिस लिए तो ds लेंगे, यदि टाइम एक्सिस होगा तो dt होगा। यदि वेलोसिटी एक्सिस, मान लीजिए कि सपोज करें x एक्सिस पर वेलोसिटी एक्सिस आ गया तो ये dv हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये स्ट्रिप का एरिया, स्ट्रिप रेक्टेंगल स्ट्रिप है ना,
रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हो गया y और विड्थ हो गया dx, तो ये रेक्टेंगल स्ट्रिप्स का एरिया हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसी स्ट्रिप को ना यहां से यहां तक ले जाना है। वो छोटा सा, आप लोग बच्चा में वो नहीं होता है, छोटा सा एक छोटा सा बॉल होता था जो कि एक तार में लगा रहता था, उसको इधर घसकाते थे, इसको ऐसे घसकाते थे, ऐसे घसकाते थे ना, और उसको पूरा फिल कर देते थे, ऐसे करते थे, इसको पूरा लगा दिए, पूरा फिल हो गया, फिर इधर घसका दिए तो इधर पूरा फिल हो गया, ऐसा वाला। तो आप इस स्ट्रिप को लेकर के यहां ऐसे ले जाइए, मेरा मेरा दोनों उंगली को देखिएगा, और लेकर के फिर ऐसे आ जाइए, ऐसे करना है। कहां से कहां ले जाना है, ओ से पी तक ले जाना है। तो ओ गया तो 0 हो गया, ऐसे लेके आए तो ये सबसे लंबा हो गया, तो यहां पर स्ट्रिप का लेंथ सबसे लंबा होगा, धीरे धीरे स्ट्रिप का लेंथ घटेगा, 0 हो जाएगा। समझ गए? यहां y 0 हो गया, तो इस टर्म में यदि y को 0 कर दीजिएगा तो पूरा टर्म 0 हो गया ना। और यदि यहां पे आएंगे तो स्ट्रिप का जो हाइट होगा ये y ज्यादा होगा उसका, और वहां पर हम dx इंटू वाई करेंगे तो वो हमको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा उसका। तो लोअर लिमिट कहां तक, x1 से कहां तक गया, x2 तक, यही हमारा x2 पोजीशन हुआ। चूंकि y फंक्शन ऑफ x है, बात को ध्यान समझिए, y फंक्शन ऑफ x है, इसलिए एक को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी कंट्रोल हो जा रहा है। यदि y x का फंक्शन नहीं होता, मतलब इसको ऐसा समझिए कि y का x से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे एक y ने कहा कि हमको कुछ पैसा उधार चाहिए तुमसे, और उसके अकॉर्डिंग तुम जो हमको कहोगे हम तुम्हारा काम कर देंगे। पहले नहीं होता था, पहले के जमाने में क्या होता था कि आप लोन पे बेचारे खेती करने वाले लोन पे, हाँ जो भी है, तो उसमें लोन पे पैसा लिए और उसके बदले बोला कि हम आपका काम करेंगे, होता था। तो मान लीजिए कि वाई ने लोन उठाया एक्स से, ठीक है, और उसका काम कर रहा है, इसका मतलब है कि अब वो बाउंडेड हो गया कि जो एक्स कहेगा वो वाई करेगा। तो इसलिए एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है, तो एक्स के चेंज होने से वाई को चेंज होना पड़ेगा। ये उसके साथ बाउंडेशन आ गया उसका कि एक्स चेंज करेगा तो वाई चेंज करेगा। तो आप देखिए, एक्स चेंज कर रहा है तो वाई चेंज कर रहा है, जब एक्स ओ पे आ गया तो वाई भी 0 हो गया, और जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है। ये तो ग्राफ का रिलेशन इस तरह का आया है। कभी ग्राफ इस तरह से हो जाए, इस तरह का, तो इस तरह का हो जाए, इसमें भी क्या हो रहा है, एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप घट रहा है, इसका स्लोप बढ़ रहा है ना। देखिए इसका स्लोप घटते 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 0 तरफ बढ़ रहा है, और इसका 0 से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम होता जा रहा है। बस नेचर में अंतर है, लेकिन एक्स के चेंज बढ़ने पर यह भी वाई बढ़ रहा है, और यहां पर भी एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमको वो रिलेशन मिल गया, उस रिलेशन को ही यूज करेंगे हम लोग। तो यहां पर लोअर लिमिट हो गया, और बी को हम क्या मानेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। तो अपर लिमिट की खासियत क्या है, ग्राफ का मैक्सिमम पोजीशन हो गया वो, और ग्राफ का ये मिनिमम पोजीशन हो गया। इसके बीच में जितना एरिया आया वो उसका टोटल इंटीग्रेशन बता देगा आई। ठीक है, तो यहां पर कोई भी रिलेशन होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि आई बराबर, मान लेते हैं x पे पावर n है, तो यहां इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, यहां a से शुरू होगा और वो b तक जाएगा। तो i इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही इंटीग्रेशन होगा उसका। और यहां a लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इस तरह से हम रिलेट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, अब यहां प्लस सी देने की जरूरत तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो b टू द पावर n प्लस 1, अपर लिमिट पुट कर दिया x की जगह पर। ध्यान रखना है कि कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगा, आपको जो अपर लिमिट पुट करना है किसमें करना पड़ेगा, वेरिएबल में करना पड़ेगा, यहां x में करना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया, और यहां डिवीजन में कितना है ये तो बाहर ही हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, देखिए 1 n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन n प्लस 1 को बाहर कर दीजिए सीधे, उसको कोई मतलब नहीं है। अब हम पुट कर रहे हैं अपर लिमिट, तो यहां लिखेंगे b टू द पावर n प्लस 1, फिर माइनस करेंगे और फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट इसमें, तो a टू द पावर n प्लस 1। समझ में आया कुछ समझ में आया क्या हुआ, अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। इसको उतारिए, क्वेश्चन देते हैं, उसे और क्लियर समझ में आ जाएगा।
क्या हुआ? कल भर पढ़ना पड़ेगा आपको सिर्फ मैथ, कल के बाद फिर फिजिक्स में आ जाएंगे हम, और आपको फिर रियलाइज होगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था वो कितना यूजफुल है मेरे लिए। मैथमेटिकल फिजिक्स जैसा चैप्टर आपका 13 क्लास हो गया, ये 14 क्लास चल रहा है, 14th क्लास है ये। आप चैनल ओपन करके देखें कि नहीं एक बार भी? तो उसमें 14th नंबर लेक्चर ये चल रहा है, 2-3 और होंगे, 2-3 में खत्म हो जाएगा, 2 मान के चले। हम अपनी तरफ से कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बस मेरी समस्या ये है कि हम अपनी तरफ से कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आपके सीनियर को जितना हम लोगों ने पढ़ाया है ना, उससे ज्यादा पढ़ा रहे हैं आप लोग, उससे ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। नीट में वो 5-6 क्वेश्चन जिस पर रैंक डिसाइड होता है, जो टॉप रैंकर्स बनते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब बनते हैं। ठीक है? क्या क्या बन जाता है? टॉपर बन जाते हैं? अरे वो छोड़ दीजिए, वो तो उसमें अब जो एनटीए है वही गड़बड़ कर रहा है तो क्या किया जाएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अब शायद चेंज हो रहा है। नहीं तो हम टॉफी कर जाते हैं। अब आगे अच्छा होने वाला है और बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम होने वाला है। लिख लिए सब लोग? कोई समस्या नहीं है? बहुत समस्या है सर, इतना समस्या है कि क्या पूछें, कहां से शुरू करें कहां खत्म करें। समस्याएं क्यों हैं? क्या लगता है, क्या क्या कारण है समस्याएं होने का? मास्टर तो कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा है, हम तो बीटेक में भी पढ़े हैं, बीटेक से पहले भी जब प्रिपरेशन करते थे तो भी पढ़े थे, जे मेंस क्वालिफाई किए थे तो भी पढ़े थे। करना क्या है, हर दिन आप मान के चलिए कि फिजिक्स को कम से कम 2 घंटा देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबसे दिक्कत करेगा फिजिक्स। ठीक है? रीजन ये है कि कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये चैप्टर कंसेप्चुअल है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ अच्छा रहेगा तो फिजिक्स अच्छा हो भी जाएगा। ठीक है कि नहीं? अभी तो मेन चैप्टर्स आने बाकी हैं। एक तो रिलेटिव मोशन आएगा, रिलेटिव मोशन में आपका दिमाग खराब होगा, थोड़ा सा शुरू होगा वहां से, फिर लॉज ऑफ मोशन आए। डरा नहीं रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। चलिए हो गया, लिख लिए सब लोग? चल एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसके बाद हटा दे इसको। 2 अच्छे क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक खत्म। देखिए सिंपल, एक क्वेश्चन सिंपल है। चलिए यार ध्यान दो, अब देखिए आप फोकस कीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन i बराबर लिखते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है? लिमिटिंग वैल्यू इसका ले लीजिए आप 1 से लेकर 2 तक के लिए। ठीक है? ये लिमिटिंग वैल्यू इसका ले लिए 1 से 2। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा देखिए ध्यान से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। ठीक है? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
यहां पर x के वैल्यू के 0 होने पर y क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर। और यदि हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y क्या होगा? 1 होगा। और यदि x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y 4 होगा। ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा। यहां 1 और ये 1,0 होगा, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 1,1। और यहां पर 2 रखेंगे तो ये 4 चला जाएगा। ये हो गया कितना? 2,0 और ये हो गया 4,4, सॉरी 2,4 होगा ऐसा। ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि 1 से लेकर 2 तक के बीच में हमको इंटीग्रेशन यूज करना है। तो यहां देखिए, ये हम लोग यूज कर रहे हैं एक एलिमेंटल स्ट्रिप। ये एलिमेंटल स्ट्रिप का थिकनेस कितना होगा? ये dx होगा, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो dx होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग ये y होगा। तो यहां पर ये क्या आ गया? y इंटू डी एक्स, ये एरिया आ गया। और ये एरिया को हम dA बोल रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एलिमेंटल एरिया। ठीक है। तो dA, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो जब x 0 था, यानी कि x1 हमारा यहां क्या है? 1, तो यहां पर एरिया मान लीजिए A1 है। और जब x1 हमारा x2 हो गया, x2 कितना है? 2, तो एरिया A2 है। समझ गए? अब देखिए कैसे आएगा। I बराबर, ये तो एरिया यहां लिए हैं, I बराबर यहां पर x स्क्वायर, x टू पावर कितना है? 2, तो यहां पर 2 + 1 बाई 2 + 1, और लिमिटिंग वैल्यू 1 से लेकर 2, तो I इज इक्वल टू 1/3 को बाहर कर दीजिए। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पे पावर 3 माइनस कितना आ जाएगा? 1 पे पावर 3, तो यहां आ गया 1/3, तो ये 8 माइनस 1, तो ये कितना आ गया? 7/3 I बराबर। और इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा A, दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। यही निकल के आपका आएगा। समझ पाए इस बात को? और ये जो एरिया होगा, ये शेडेड एरिया जो होगा, ये शेडेड एरिया, यहां तक का जो एरिया होगा, ये एरिया को हम लोग A1 बोलेंगे, और टोटल एरिया को हम A2 बोलेंगे। तो अब ये जो एरिया हो गया शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया कहलाएगा A2 माइनस। समझ गए? क्यों? क्योंकि A1 कब मिलेगा? जब x का वैल्यू 1 होगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे 0 से 1 की तरफ, तो हमको x का वैल्यू जब 1 होगा तो ये एरिया कवर होगा A1, और जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये पूरा टोटल एरिया कवर होगा, जिसको A2 बोलेंगे। लेकिन हमको कहां से कहां चाहिए? हमको ये एरिया चाहिए जो कि कहां से शुरू होगा? 1 से लेकर 2 तक। तो हमको क्या करना पड़ेगा? A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, और वही ये रिलेशन आया है। समझ पाए? कुछ समझ में आया? ये मैथमेटिकल अप्रोच है। और हमसे ये पूछ देगा, सिचुएशन कुछ इस तरह का रहेगा, हमसे पूछ देगा ग्राफ, ये t है और ये v है, ग्राफ कुछ इस तरह से है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ पूछ देगा हमसे। अब यहां पर t बराबर 1 सेकेंड में पूछेगा, और फिर यहां पूछेगा t बराबर 2 सेकेंड पर। ठीक, हम क्या करेंगे? एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे। चलिए बताइए, एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? इसको dA बोलेंगे। क्या एरिया होगा इसका? v इंटू डी टी, v इंटू डी टी होगा ना? अच्छा, v इंटू डी टी। आप यहां इंटीग्रेट करें तो यहां ऑपरेटर कौन है? t। लोअर लिमिट कितना है उसका? 1। अपर लिमिट, तो यहां पर t बराबर 1 से t बराबर 2 पर, तो जब हमारा t बराबर 1 था तो एरिया A1 था, और जब हमारा t T2 हो गया तो A2 हो गया एरिया, है ना? तो यहां पर जो इंटीग्रेट करके हमारा वैल्यू आएगा वो टोटल एरिया A2 माइनस A1 होगा, तो ये एरिया निकलेगा।
यही एरिया हमको चाहिए, ये एरिया हमको चाहिए ना। तो यहां तक तो एरिया ये A1 है, ये पूरा का पूरा एरिया A2 है, तो ये जो एरिया निकलेगा ये A2 माइनस A1 निकलेगा। अच्छा, तो यहां पर जो A है हमारे पास V बराबर क्या है, dx अपॉन dt। तो dx बराबर क्या आता है, V इंटू dt। इसका मतलब है कि एरिया अंडर द VT ग्राफ, एरिया अंडर द VT कर्व क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। इसी को तो हम बोल रहे हैं चेंज इन पोजीशन, बोल रहे हैं। तो चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमको अब इतने से इतना से एरिया जो होगा, ये टोटल एरिया A2 है, तो ज्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट, उसमें से A1 कर दिए तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कम कर दिए, तो जो बचा ये नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ चेंज इन पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से आएगा, और यही हमारा क्या बन गया, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। इसी को बोलेंगे हम चेंज इन पोजीशन। समझ में कुछ आया हो तो बोलिए, समझ में आया। ये मैथमेटिक्स है, और इसको हम लोग, इसी को हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, जहां y की जगह क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और x की जगह आ जाएगा टाइम। तो ये जो शेडेड एरिया है ये बेसिकली चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। ये छोटा सा जो गैप है, ये छोटा सा स्ट्रिप क्या दे रहा है, छोटा सा स्ट्रिप दे रहा है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन पोजीशन, या फिर कह लीजिए जो छोटा सा एरिया बता रहा है, मतलब ऑलमोस्ट वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, वो छोटे से टाइम, ये टाइम इंटरवल में हुआ है, और वो छोटा सा चेंज इन पोजीशन के कारण मिला है, ठीक है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। लेकिन जब इतना ले रहे हैं तो हमको एक सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट चेंज इन पोजीशन से निकल के आ रहा है वो। समझ पाए इस बात को। और v तो फंक्शन है ही t का, तो v तो टाइम के साथ चेंज करेगा ही करेगा। समझ पाए, उतारिए। ट्रक का सामान टेम्पो में नहीं आता, इसके लिए आपको टेम्पो चेंज करके ट्रक लेना पड़ेगा। मेरे गुरुजी तो, अरे क्या हम क्या सीधे भगवान कृष्ण आया ऐसे किए और रे निकला, हमको शिक्षा मिल गया टीचर से। अच्छा ऐसे किए हुए हैं, आओ शिष्य, आओ शिष्य मेरे सानिध्य में आओ। आशीष बोल रहा है गुरुजी वो पीछे का चक्र खराब हो गया क्या, घूम नहीं रहा है क्या बताए, 2 दिन से लाइन नहीं है। अभी तो एक फिल्म था, वो उसमें एक मतलब यम आया था, वो ऋषि इसका था, कादर खान को जानते हैं आप लोग, बहुत पुराना फिल्म है वो, कादर खान एक्टर था, उनका एक फिल्म था, वो यम बन करके नीचे आया था धरती पर, देखे है ना। और उनका जो सेक्रेटरी था चित्रगुप्त जो बना था, वो आसरानी बना था। तो उसमें बोलता है कि कौन हो तुम, वो हम यम हैं। तो अच्छा अच्छा, कौन नाटक कंपनी से हो, पूरा गधा उदा तो सब बहुत सॉलिड लिए हो। वो बोलता है चित्रगुप्त ये व्यक्ति क्या कह रहा है। हाँ हाँ वो चोरी हो जाता है। उस बोलता है हमें वो चाहिए। तो एक लेडी रहती है, वो आइसक्रीम खा रही होती है, तो बोलते हैं महाराज उसे हिम क्रीम कहते हैं। हाँ हमें हिम क्रीम चाहिए। पता नहीं क्या पता, फिल्म का नहीं पता आपको।
अच्छा जो भी हो। ऐसे ही हम देख रहे थे, आता नहीं कॉमेडी मूवीज में आ जाता है वो। अब यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कॉमेडी मूवीज तो कभी कभी दिखा देता है वो। तो ऐसे ही बेटा देख रहे थे। और वो पूरा का पूरा ना उसका मतलब लगभग बोलता है ना कि 100 पीस लेके आ जाओ, 100 पीस खा रहा था। हाँ, वो तो आया था मतलब वो यमलोक से, उसका पैसे नहीं थे तो बोल रहा है कि पैसे दीजिए, बोलता है ये क्या होता है। हाँ पुलिस वाला भी था। देखिए इतने से डायग्राम में मैंने कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके आपको। आपको करना क्या है, इसको ड्रॉ करके सिर्फ रख लेने लेना है, घर जाकर आज पूरा पूरा इस पर लिखना है। ये जब भी ड्रॉ कीजिएगा इसके नीचे का स्पेस खाली रखिएगा। यहाँ घर जाके भरना है कि A1 क्या है, A2 क्या है, T1 पे A1 कब मिलेगा, वो सब लिखिएगा खुद से। समझे? इतना वर्कआउट करना है। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? क्या हुआ, समझ में आया? सबको समझ में नहीं आया होगा। घर जाके रिवीजन कीजिएगा और वीडियो देखिएगा 2-3 बार कम से कम। अपने जीवन में कीमती समय में से निकालिए समय थोड़ा इसके लिए, नहीं तो ये 1.5 घंटा बोझ लगने लगेगा फिर आपको। समझे? आगे बहुत सारी कहानियां हम लोग को कहनी है इस पर। साइनोसॉइडल कर्व जानते हैं कैसा होता है? साइनोसॉइडल कर्व, साइनोसॉइडल कर्व। और 9-10 के बाद जब 10th होता है ना तो सिलेबस और पढ़ाई का लेवल ना काफी चेंज हो जाता है, बहुत जबरदस्त चेंज होता है। समझे? इसको इसके बीच में एक रास्ता बना पाना मतलब 10 से 11 के बीच में बहुत मुश्किल होता है। यदि आप सतर्क नहीं हैं तो बहुत तेजी से चीजें बदलेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? और हम लोग इसीलिए मेरा पसीना छूट जाता है 10th के बच्चों को पढ़ाने में। मतलब हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं उन लोग को, क्योंकि ये सब है ही नहीं उन लोग में। ये सब नहीं है तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। यदि मैथमेटिकल अप्रोच फिजिक्स में नहीं रहेगा तो वो फिजिक्स हम पढ़ा ही नहीं सकते। 10th 11 से नीचे हम नहीं पढ़ा पाते हैं। 3rd ईयर फाइनल ईयर को पढ़ाते हैं, फिर इंजीनियरिंग में 3rd और फाइनल ईयर को पढ़ाते हैं। ठीक है? लेकिन इधर 11 से नीचे नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है ना। 9-10 में आप देखिएगा मैथमेटिकल अप्रोच है ही नहीं। अच्छा 11 से क्यों चेंजेस आता है? 11 से चेंजेस इसलिए आता है क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको 11 के पोर्शन से लेकर के 12 उसका हाई लेवल पढ़ना होता है। फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स में जो लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं उनको, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में बात करें हम लोग, तो पूरा मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, पूरा मैकेनिक्स फिर से पढ़ना पड़ेगा। वहां मैकेनिक्स का पेपर होता है,
फर्स्ट ईयर में 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट सेमेस्टर में फिर सेकेंड सेमेस्टर में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2, और उसी से जुड़ा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग 1, इंजीनियरिंग ड्राइंग 2। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना पड़ता है, जो आप देखे होंगे टेबल पर, कभी देखे हैं, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से ऊपर का एक लेवल है जिसको बोलते हैं मशीन ड्राइंग। मशीन का ड्राइंग है वो, उस पर मैन्युफैक्चरिंग होता है मशीन का। वो जो आप देखते हैं ना अर्थ मूवर्स, जो अर्थ मूवर्स में रैक एंड पिनियन लगा होता है, ठीक है, ऐसे घूमता है जो रैक एंड पिनियन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो लगा होता है, तो उसी का एक बूम है सेक्शन, उसी का ड्राइंग है वो। जब हम खड़गपुर में थे टेलकॉन में, टाटा हिताची का कोलैबोरेशन है, टाटा और हिताची जापानीज कंपनी का कोलैबोरेशन है वहां पर, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता था, तो उसको मैंने डिजाइन किया था, वहां पर फिक्चर बनता है, तो उस पर बना करके हमने डिजाइन करके उसको कंप्लीट किया, तब जाके उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वही का ड्राइंग है वो मेरा। 6 महीना लगा था हमको बनाने में, ठीक है। इंजीनियरिंग में जाइएगा तो मैकेनिकल और सिविल वाला, सिविल जो है वो स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है वो, हम लोग स्ट्रक्चरल प्लस मशीन डिजाइन करते हैं। मशीन मतलब मूव करेगा, स्ट्रक्चर जो एक जगह स्टैटिक रहेगा, तो दोनों डिजाइन करना होता है, समझे। और उसका फंक्शन भी करना पड़ता है, फंक्शनैलिटी भी करना पड़ता है, बोम को लिफ्ट करना है मटेरियल को, उसका क्रॉस सेक्शन यदि ब्रेक कर गया तो फिर इस तरह से डिजाइन किया जाता है उसको कि उसका क्रॉस सेक्शन ना ब्रेक करे और साथ साथ वजन भी कम हो, समझ गए। चलिए उतना छोड़ दीजिए, इसी पे आइए। साइनसोइडल कर्व पढ़ते हैं हम लोग। जस्ट एक लाइन लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए, अच्छा है और इसी से जुड़ा हुआ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं अभी। देखिए यहां पर, इफ y इज इक्वल टू साइन x, साइन x का ग्राफ कैसा होता है, देखिए ध्यान से, कहां से कहां चेंज करेगा, x बराबर 0 से x बराबर π/2 तक, या फिर कह लीजिए पाई तक ले लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो ड्रॉ किया है, ये y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। आप पुट कीजिए x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा x एक्सिस में, तो आप यहां होंगे, ठीक है। तो एट, ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू साइन 0, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, ये कोऑर्डिनेट निकल गया, O पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है इसका, और यहां x बराबर π/2 है, फिर ये पॉइंट है, ये x बराबर पाई है, फिर ये सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट को x बराबर 3 π/2 कह रहे हैं, और फिर ये पॉइंट है, इसको x बराबर 2 पाई कह रहे हैं। इस पॉइंट को O नाम दिए हैं, इस पॉइंट को A नाम दीजिए, और इसको A' बोलिए, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को C', और उस पॉइंट को D मान लीजिए, ठीक है। तो अब हमको ये समझना है कि यदि हम x का वैल्यू π/2 पुट किए तो y बराबर साइन π/2 कितना होगा, तो y इज इक्वल टू 1, यानी कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, π/2, 1 होगा। तो इस π/2 पर जो ग्राफ है वो सबसे पीक पोजीशन पे होगा, क्योंकि ये यहां पर जो y होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और उसके बाद आप आगे आइए तो x का वैल्यू पाई रखेंगे, तो साइन पाई का वैल्यू कितना होगा, 0, तो फिर ग्राफ देखिए एग्जैक्टली उसी पर आ गया, आया ना। तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू साइन पाई, और वो फाइनली कितना होगा, 0 होगा। अब यहां पे आ जाइए, तो यहां y बराबर साइन कितना, 3 π/2, तो बराबर कितना होगा, साइन 3 π/2 का वैल्यू π/2 से रिलेट होगा, तो 1 तो होना ही चाहिए। अब चूंकि 3 π/2 है तो वो किस पे आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में होगा, तो वहां पर साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा, इसलिए -1 होगा। इसलिए ये टर्म देखिए, तो यहां से ये जो टर्म आया ये कहां आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 पे आएगा, और फिर यहां 2 पाई, तो यहां y इज इक्वल टू साइन 2 पाई बराबर, कर्व कंप्लीट हो गया। इसको बोलेंगे एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर से अपने उसी पाथ को रिपीट करेगा वो, ठीक है। तो यहां पर यदि हम इसको इंटीग्रेट करें ऐसे,
y इज इक्वल टू साइन एक्स लिए हुए थे। अब यदि हमको पता करना है i बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, कहां से कहां, x बराबर 1 से x बराबर 2, तो i इज इक्वल टू साइन कॉस, क्या होगा माइनस कॉस x, लिमिटिंग वैल्यू 1 से 2, माइनस बाहर कर सकते हैं तो कॉस x 1 से 2, तो फाइनल वैल्यू कितना है माइनस कॉस 1 से 2 रखे है ना, क्या 1 to 2 रखे, क्या वैल्यू रखे थे यहां पर 0 से पाई ना, 1 से 2 नहीं रखें, 0 से पाई ना, ठीक है। तो कॉस यहां पर अपर लिमिट हो जाएगा पाई माइनस कॉस 0, तो यहां माइनस कॉस पाई का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए, कॉस पाई का वैल्यू -1 और कॉस 0 का वैल्यू 1 और आगे माइनस लगा हुआ है और ये माइनस पहले से है, तो ये -2 इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 बराबर हो गया 2। यानी कि यदि हम साइन एक्स में इंटीग्रेट करते हैं और अपर लिमिट यहां 0 से, लोअर लिमिट 0 से π/2 लेते हैं, तो इंटीग्रेशन करके कितना आएगा, टोटल एरिया 0 से पाई का, ठीक है, 0 से पाई का ले रहे हैं हम लोग, तो 0 से पाई के लिए हम लोग ले रहे हैं। अब इसी में हम कॉस का देखते हैं, ये साइन का ग्राफ हो गया, कॉस का देखिए कैसे आएगा, ये जो आया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। क्यों, क्योंकि x के 0 होने पर y कॉस कितना हो जाएगा, x से 0 पर y 1 होता है ना, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 कितना होगा 1, इसीलिए वो पिक पे होगा। और जब हम x का वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो कॉस π/2 कितना देगा, तो इसलिए वो वहां पे आ गया। और जब हम x का वैल्यू फिर से पाई पुट करेंगे तो -1 देगा, तो माइनस पे आ गया, और फिर वो 3π/2 पर 0 हो जाएगा और फिर आगे जाकर प्लस हो जाएगा, ये उसका ग्राफ हो गया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है 0 से कितने तक, 0 से पाई तक, तो 0 से पाई का वैल्यू देखिए, 0 से पाई का वैल्यू, तो ये सेक्शन प्लस हो गया और इधर वाला सेक्शन भी प्लस हो गया। इसको थोड़ा और ठीक से बना दें, तो ये सेक्शन